पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने एनर्जी का टॉपिक कवर किया। आप तक सारी बातें पहुंच गई होंगी उम्मीद करता हूं। और मैंने ये भी कहा था कि कहीं अगर आपको कोई समस्या लगती है, कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप लिखें, मुझ तक पहुँचें और मैं ज़रूर उसको डाउट क्लास के थ्रू या जो भी माध्यम मुझे समझ में आएगा उसके थ्रू मैं आप तक पहुँचने का प्रयास करूँगा, आपकी उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है वो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में आपको कुछ बताऊं उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं कि ताकि उससे आप समझ सकें कि जैव प्रौद्योगिकी वास्तव में है क्या। बच्चों जैव प्रौद्योगिकी अगर परिभाषा देखी जाए तो ये दो शब्दों से मिला है, एक है जैव, दूसरा है प्रौद्योगिकी, दैट मीन्स बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो जो ब्रांच साइंस की निकल के आती है उसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो लेमन लैंग्वेज में तो ये आपको समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे ये कहूँ हम हज़ारों साल से जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग में ला रहे हैं तो आप हो सकता है थोड़े सशंकित हों, क्योंकि ये शब्द तो बहुत नया नया है। लेकिन बच्चों सच्चाई है कि हम कई हज़ार साल से बायोटेक्नोलॉजी को अपने दिन प्रतिदिन के प्रयोग में लाते हैं। अब ज़रा सोचिए, फर्मेंटेशन जिसके थ्रू आप सिरका बनाते हैं, जिससे आप अल्कोहल बनाते हैं, वो क्या है? वो बायो तकनीकी ही तो है। यूज़ ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों के एमलगमेशन से आप सदियों से, हज़ारों सालों से फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर को मैं कहूँ कि ये भी एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी है तो आप उसे समझ सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे पौधों को खोजते हैं जो ईडेबल हैं, जिनको हम खा सकें, जिनकी कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू हो। उन पौधों को हम डोमेस्टिकेट करते हैं और उन पौधों को हम फिर एग्रीकल्चर के माध्यम से उत्पादित करते हैं। उनका सही समय क्या है, कब उन्हें लगाना चाहिए, कब उन्हें हार्वेस्ट करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तकनीकी से हमें समझ में आती हैं। ठीक है बच्चों, आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ने का कारण भी है। बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम, इसके कई सारे ब्रांचेस हैं बच्चों, कई सारे ब्रांच, या यूं कह लीजिए कि कई सारे ब्रांच हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जब हम बात करें तो आप इस बात से तो बिल्कुल सहमत होंगे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको पता है वी आर क्लोज टू 7.5 बिलियन, और इतनी तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना खिलाना सबसे बड़ी समस्या होने वाली है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए जो हाई यील्डिंग प्लांट वेराइटीज़ हैं उसे बनाने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड अगर यूज़ करते हैं जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग, तो उससे हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलता। वहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी हेल्प प्रदान करती है। हेल्प कैसे? वास्तव में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में जो जीनोम होता है, मैं सारी बातें अभी आपको बताऊंगा, बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस तक एक खाका मैं खींचना चाहता हूं। बायोटेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिज्म के जीनोम, जीनोम का तात्पर्य होता है टोटलिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा का पूरा जीनोम या पूरा का पूरा डीएनए जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसका जीनोम कहलाता है। जीनोम डीएनए का बना होता है, या यूं कह लीजिए टोटलिटी ऑफ डीएनए इज जीनोम। वो जीन क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं ट्रेट को, डिसाइड करते हैं कैरेक्टर को कि फला व्यक्ति या फला जानवर या फला पौधा कैसा होगा, कितना लंबा होगा, छोटा होगा, उसके बीज रिंकल्ड होंगे, राउंड होंगे। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करता है कि इस पौधे की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, और यही हालत ह्यूमन के अंदर भी है
कि इस व्यक्ति की हाइट कितनी होगी, 6 फीट का होगा या 5 फीट का होगा, किस किस रोग से ये आगे जाके ग्रसित होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन बच्चों उस डीएनए में कैद होते हैं, उस जीनोम में कैद होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है? डेलिबरेट अल्टरेशन ऑफ जीनोम। ये शब्द ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दो शब्द हैं, बायो प्लस टेक्नोलॉजी से मिलके ये बना है। और जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि जानबूझकर किसी जीव के जीनोम में इस प्रकार परिवर्तन करना कि वह जीव या उससे संबंधित उत्पाद मानव के लिए सहायक हो। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जानबूझकर किसी जीव के जीनोम में हस्तक्षेप, कोई परिवर्तन, कोई चेंज, कोई जीन जोड़ देना या कोई जीन घटा देना, जिससे वह जीव जीनांतरित हो जाए, ट्रांसजेनिक बन जाए, और या तो वह जीव स्वयं या फिर उसके द्वारा कोई उत्पन्न उत्पाद मनुष्य के लिए सहायक हो। तो ये जो तकनीकी है बच्चे, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी या इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, धीरे धीरे चलेंगे बच्चों। जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश में कह लीजिए डेलिबरेट अल्टरेशन ऑफ जीनोम ऑफ एनी एनिमल और प्लांट in order to get converted into transgenic plant or in order to get some desired product, biological product from it to help mankind, is termed as biotechnology। ये तो बात हुई परिभाषा की। अब जरा उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि मैंने जो कहा वो क्या है। जैसे कि आपने देखा कि किसी बैरन लैंड पे आप चावल उगाना चाहते हो, वहाँ पे पानी की व्यवस्था उतनी नहीं है, सूखा ज़्यादा रहता है उस क्षेत्र में, मानसून कम आता है या बारिश कम होती है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, लेकिन लैंड फर्टाइल है और वहाँ पे आप चाहते हो चावल उगाना। तो नॉर्मल चावल तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि उसको काफ़ी पानी चाहिए होता है। तो उस जगह अगर आप चावल उगाओगे तो वो चावल नहीं उगेगा। तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसे पौधे देखे जो ज़ीरोफिटिक कंडीशन में, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र, जो नेचुरली सूखाग्रस्त है, वहाँ कुछ पौधे ऐसे हैं जो वहाँ पे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। आपने उन पौधों को पहचाना, उन पौधों के जीनोम की एनालिसिस की और पाया कि उसमें कुछ ऐसे जीन हैं जो कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिससे वो पौधा सूखा या जो हाई टेम्परेचर है या पानी की कमी उसको झेल ले जाता है, वो विथस्टैंड कर ले जाता है उस कंडीशन को। आपने वो जीन आइडेंटिफाई किया, उस जीन को आपने आइसोलेट किया और उस जीन को पुनः अपने चावल के पौधे में ट्रांसप्लांट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स। आई विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी, अभी एक आउटलाइन चल रही है। जैसे ही आपने राइस के जीनोम में उस पौधे का जीन ट्रांसप्लांट किया जो सूखे को विथस्टैंड कर ले, अब आपका राइस का प्लांट सूखे को विथस्टैंड करना शुरू कर देगा। जो राइस का प्लांट बना बच्चों, इसे ही कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। जैसे कि आपकी इच्छा हुई कि हम चावल के अंदर ही
कुछ ऐसा कर दे कि वो विटामिन ई रिच हो जाए, विटामिन ए रिच हो जाए। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इच्छा का मतलब बायोटेक्नोलॉजिस्ट की इच्छा हुई कि हम चावल को विटामिन ए रिच करेंगे, क्योंकि चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता। और बहुत सारी ऐसे कंट्री हैं बच्चों जहां चावल स्टेपल क्रॉप है, यानी वहां चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनका जो प्राथमिक खाना है, जो फर्स्ट फूड है, वो चावल है। और वो ऐसे देश हैं जो गरीब हैं, जो विटामिन ए को और कहीं से ले नहीं पाते। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इस चावल में ही ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि वो चावल विटामिन ए भी सिंथेसाइज कर ले। जरा सोचिएगा, तो एक तीर से दो निशाने, एक तो पेट भी भरेगा, दूसरा ऐसे देश में जहां विटामिन ए की कमी हो रही थी, क्योंकि आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विटामिन ए की कमी से होती है, ज़ीरोप्थेल्मिया, वो जनरल साइंस की क्लास में ये सारी चीज़ें कवर हुई होंगी। तो विटामिन ए की जो कमी थी उसको दूर किया जाए चावल के माध्यम से। तो खोज चली, खोज चलते चलते पहुंची, एक फ्लावर होता है डैफोडिल्स, उसमें से कुछ जीन निकाले गए जो कि प्रो विटामिन ई सिंथेसिस कर सकते थे, विटामिन ई का प्रिकर्सर, उसको चावल के जीनोम में डाल दिया गया। अब क्या हो गया बच्चों कि ये जो चावल आपने बनाई, नई वैरायटी जो विकसित की, इस चावल में विटामिन ए भी था और इसको नाम दे दिया गया गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट है। दूसरे प्लांट का जीन आप ले आकर के राइस के जीनोम में इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये राइस, ये धान का पौधा अब अपनी विशेषता के साथ साथ उस दूसरे पौधे की भी एक विशेषता कि विटामिन ए की सिंथेसिस उसके अंदर होने लगे, को अपने साथ आत्मसात कर लेता है। कैसे करते हैं आप? बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के थ्रू। मैं बताऊंगा क्या है बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स। अब ज़रा एक समस्या और है मेरे सामने, सोचिएगा। पहले मैं आपके दिमाग में उतरूं कि आप सोच सकें, फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो यूपीएससी में पूछी जाती है। जैसे मान लो, फर्ज करो आप किसान हो और शहर से बहुत दूर रहते हो, इतनी दूर रहते हो कि वहां से अगर आपने टमाटर प्रोड्यूस किए, उसको शहर तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। अब टमाटर तो टमाटर है, टमाटर अगर 10 दिन रास्ते में रह जाएगा तो टमाटर खराब हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टोमेटोज। और आप शहर से बहुत दूर रहते हो, तो वैज्ञानिकों ने सोचा आपके बारे में कि क्यों न इन्हें ऐसा टमाटर बना के दे दिया जाए कि वो जल्दी खराब ना हो, उसे समय लगे, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक टोमेटो बनाया जिसका नाम है फ्लेवर सैवर। फ्लेवर सैवर, जो कि नॉर्मल टमाटर से कम 6 से 7 गुना ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ होती है। अगर नॉर्मल टमाटर की शेल्फ लाइफ 8 से 10 दिन होती है, तो फ्लेवर सैवर की लाइफ जो है अबाउट 70 डेज, 70 दिन तक ये खराब नहीं होता। फ्लेवर सैवर सब डिस्कस करेंगे बच्चों, अभी मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं, ठीक है। ये बात तो आई एग्रीकल्चर में। इसी तरह आपको बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में मिलेगी। मेडिसिन में जैसे कि आपकी इच्छा हुई कि हेपेटाइटिस बी एक रोग है, आपने सुना होगा, इसकी वैक्सीन बनाई जाए। तो वैक्सीन कैसे बनती थी? वैक्सीन नॉर्मली एक बोवाइन सीरम के थ्रू बनती थी वैक्सीन नॉर्मली। अब क्या होता है, डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू वैक्सीन बनाने लगे हो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। और अब 3rd जनरेशन वैक्सीन तो डीएनए वैक्सीन ही आने लगी है। तो हेपेटाइटिस बी का एक वायरस होता है बच्चों, ठीक है। इस वायरस के चारों तरफ एक कोट होता है प्रोटीन का, कवरिंग होती है। अच्छा, इस कवरिंग को कोट करने वाला कोई जीन इस वायरस में होगा?
ऑब्वियसली तभी तो वो कवरिंग बनी, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन किसी न किसी जीन के द्वारा गवर्न होगा, यानी किसी न किसी जीन में उस प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। अभी हम लोग सेल बायोलॉजी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखें ना, उसमें समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी एक आउटलाइन देखो बच्चे, यानी इस वायरस के अंदर जो जीनोम है उसके एक जीन में ऐसा प्रोटीन है जो कि उसका ये कोटिंग बनाता है। अब आपने क्या किया, उस जीन को आपने पहचान लिया जो कि ये कोट बनाता है, प्रोटीन का कवरिंग बनाता है। अब उस जीन को आप आइसोलेट करके, एक मैं बताऊंगा जब टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसमें एक प्लाज्मिड बताऊंगा। प्लाज्मिड क्या है, एक टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जिसमें वो जीन को एक ऑर्गेनिज्म से लेकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ले जाने का काम करता है, इसलिए उसको वाहक कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इस जीन को इस प्लाज्मिड में डाल दिया, प्लाज्मिड इस जीन को ले करके यीस्ट सेल होती है, आपको पता है खमीर, यीस्ट कोशिका में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ बच्चे, ये जो प्लाज्मिड है, ये यीस्ट कोशिका जिसमें इसको डाला गया था उसके जीनोम से जाके इंटीग्रेट कर जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेट किए कर जाएगा वो यीस्ट कोशिका के, ये क्या करेगा, यीस्ट कोशिका जो ये कोट बना रहा है ना, वैसा ही प्रोटीन इस यीस्ट में बनने लगेगी। और जब यीस्ट कोशिका में ये प्रोटीन बनने लगेगी तो इसका जो एक्सट्रैक्ट होगा, यीस्ट कोशिका से निकला हुआ जो द्रव्य होगा उसके अंदर ये प्रोटीन होगी। और अगर ये प्रोटीन यहां मिल गई और इस एक्सट्रैक्ट को वैक्सीन के रूप में किसी ह्यूमन बीइंग में डाल दिया जाए तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग में डालते ही उसके खून के अंदर एंटीजन पहुंचेगा। कौन सा एंटीजन, ये कोट बनाने वाला जीन से बना हुआ प्रोटीन जो इस एक्सट्रैक्ट में है। ये एक्सट्रैक्ट में तो ये प्रोटीन है ना पहले से, ह्यूमन के अंदर डालते ही इस प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी उत्पन्न होने लगेगी। और जैसे ही एंटीबॉडी उत्पन्न हो गई, अभी वो वायरस तो आया नहीं है हेपेटाइटिस बी का, आपने वैक्सीनेटेड कर दिया इसलिए उसके प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है। अगर खुदा नगास्ता ये वायरस उस ह्यूमन को टच भी करेगा तो ये मारा जाएगा, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है और पहचान रही है कि ये है हेपेटाइटिस बी का वायरस, क्योंकि इसका एंटीजन हमें पहले मिल गया था। अब अगर ये आता है बॉडी में तो इसको मार के गिराएंगे, और ये एक दो भी पहुंचे मार के गिरा दिए जाते हैं, तो बॉडी इम्यून हो जाती है। दिस इज व्हाट वैक्सीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो ये आपने एक खाका देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ है। फर्मेंटेशन में, आप बिवरेज इंडस्ट्री में, आपको बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रूप में, हर कहीं आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी उपयोग में आ रही है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम लोग अब पढ़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बच्चों आए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं खूब सारे प्रश्न, स्टेट पीसीएस में झूम के पूछे जाते हैं, तैयार रहिएगा। और मेंस में इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। तो बच्चों चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना होगा, व्हाट एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज। तो बायोटेक्नोलॉजी से एक कदम पीछे हटते हैं। एक कदम पीछे हटना या दो कदम पीछे हटना कतई ये नहीं बताता कि आप भाग रहे हो, वो बताता है कि आप अगले जंप की तैयारी करने वाले हो। तो बायोटेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की उसे पढ़ना है, और उसके लिए एक कदम पीछे आपको मैं ला रहा हूँ, दो कदम पीछे शेर की तरह,
कि आइए देखें कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित बातें। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैं शुरुआत करता हूं सेल से। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका आप आंखों से देख नहीं सकते नॉर्मली। वैसे तो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच के एग को कहते हैं, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। ये सभी पूछता है इसलिए लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है बच्चों, चलिए कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। खोज इसकी रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क का टीएस काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, और उसे अपनी सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इनको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसको इन्होंने कहा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और नाम दिया इसका सेल। लेकिन बच्चों पता है आपको, वास्तविकता यह थी कि दिस मैन हैव नेवर सीन लिविंग सेल। ये डेड सेल थी, मरी हुई कोशिकाएं थी। लेकिन इन्होंने पहली बार बताया कि हमारी जो बॉडी है ना, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है, जो सेल कहलाती है। और इनके बाद फिर आते हैं आइवानोवस्की, जिन्होंने उस समय तक सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी, और इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, रॉबर्ट हुक और आइवानोवस्की। आइवानोवस्की, he was the first person who observed living cell, because तब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजा जा चुका था जैकरियन जॉनसन द्वारा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने लिविंग सेल देखा। किसने? आइवानोवस्की ने। क्यों? क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय जैकरियन जॉनसन। तो ये जैकरियन जॉनसन, इवानोवस्की, रॉबर्ट हुक, ये आपके पीसीएस के लिए। अब आगे चलते हैं। सेल खोजी जा चुकी है। आइए देखते हैं सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके जनरल साइंस में पढ़ाई गई होंगी, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित और बायोटेक्नोलॉजी के बेस के लिए देखना एक बार ज़रूरी है बच्चों। तो सेल, छोटा सा सेल मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको पता है जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बटा हुआ है। ये जनरल साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा। और जो एनिमल सेल होता है वो प्लांट सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है बच्चों की, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी है, एंड द सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सब लिखते जाइए। सेलुलोज की बनी है क्या? प्लांट सेल वॉल एंड सेलुलोज विच इज पॉलीसेकेराइड, और जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है अर्थ पे, मोस्ट अबंडेंट। ऑर्गेनिक मटीरियल, ऑर्गेनिक याद रखिएगा, ऑर्गेनिक मटीरियल नॉट मटीरियल। ऑर्गेनिक मटीरियल है ये, बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। सेल्यूलोज, सेल वॉल बनी है प्लांट की।
और क्या अंतर होता है बच्चों? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बेसिक अंतर है। एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दैट plant cell have cell wall and have chloroplast while animal cell do not have. Are you getting? तो अभी जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये प्लांट सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। देखिए, चूंकि आप जनरल साइंस में पढ़े हुए हैं इसलिए मैं सिर्फ यहां अपने काम की चीजें बनाऊंगा और उतने से ही आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी आप जनरल साइंस के लेक्चर में देख लीजिएगा। इसमें गोल्गी बॉडी होती है। काम क्या है यहां नहीं बताना आपको। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल होता है और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स, ठीक है बच्चों। ये राइबोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं ना सेल के अंदर, तो राइबोसोम अटैच होते हैं कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो जब राइबोसोम जैसे स्ट्रक्चर किसी एंडोप्लाज्मिक के ऊपर अटैच होंगे तो उसका सरफेस रफ दिखाई पड़ेगा। दैट्स व्हाई दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज रफ endoplasmic reticulum, and those endoplasmic reticulum which do not have ribosomes, they are called as smooth endoplasmic reticulum. Getting my point? Ribosomes, they are the most important cell organelle. ये जान लो, no cell can exist without ribosome. कोई भी सेल में न्यूक्लियस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। बट राइबोसोम अगर नहीं है किसी सेल में बच्चे, तो वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगी। बड़ा ही अच्छा कनेक्शन है इस राइबोसोम का इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ। क्या कनेक्शन है अभी मैं बताता हूं, ठीक है बच्चों। प्लांट होती है, हजारों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई? बिकॉज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया और यहां ग्लूकोज टूट करके एटीपी में बदलता है। क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? इट इज द एनर्जी करेंसी। यही ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी, जो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, या यूं कह लीजिए इसी ऊर्जा के कारण सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। सो दिस इज डिफरेंट थिंग। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये प्लांट सेल है बच्चों तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। चलिए क्लोरोप्लास्ट को मैं हरे से दिखा देता हूं। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। सो प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में सहायक होता है। तो यहां क्लोरोफिल भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। दीज आर क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स स्कैटर्ड होते हैं बच्चों, लेकिन जब सेल डिवाइड होना शुरू करती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार, इस तरह से डिवीजन होता है, तभी तो एक सेल, सिंगल सेल से इतना बड़ा इंसान बन जाता है।
सो सेल ऑलवेज डिवाइड, और जब सेल डिवाइड करती है तो दो तरह के डिवीजन होते हैं, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। ये सारी बातें आप जनरल साइंस की क्लास में पढ़े होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब सुनिए, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये जब मेटाफेज स्टेज होती है, एक स्टेज आती है सेल डिवीजन में, उसको कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर मोटे हो जाते हैं, और जब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर मोटे हो जाते हैं तो ये गुणसूत्रों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सो एट मेटाफेज स्टेज क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। अब आप कंफ्यूज मत होना बच्चों कि क्रोमोसोम किस चिड़िया का नाम है। क्रोमोसोम कुछ नहीं है बल्कि यही क्रोमेटिन फाइबर है जो मेटाफेज स्टेज में मोटा हो गया। मोटा हो गया तो उसे क्रोमोसोम कहा जाने लगा। दैट मीन्स क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन फाइबर बोथ आर सिनोनिम्स। इट डिफर्स बिकॉज ऑफ देयर स्टेट ओनली। मेटाफेज आएगा तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा, नॉर्मल स्टेज रहेगी तो वो क्रोमेटिन फाइबर ही रहेगा। तो यहां ये क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बन गए एट मेटाफेज स्टेज। अच्छा जरा सोचो, ये क्रोमेटिन फाइबर बने किससे हैं? एक्चुअली ये क्रोमेटिन फाइबर डीएनए के बने होते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे और आप में आनुवांशिक द्रव्य या जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही क्रोमेटिन फाइबर है और क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम है। इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। डीएनए बनाता है क्रोमेटिन फाइबर, या यूं कह लीजिए क्रोमेटिन फाइबर डीएनए का बना हुआ है और क्रोमोसोम भी डीएनए का बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए क्या है? आनुवांशिक द्रव्य है। आनुवांशिक द्रव्य यानी आपके जीवन में क्या होगा, आपकी हाइट कितनी अधिक होगी, आपके त्वचा का रंग कौन सा होगा, आपके आंख की पुतलियों का रंग क्या होगा, जीवन में आप कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित होंगे, या आपकी बुद्धिमत्ता क्या होगी, ये सारे इंफॉर्मेशन बच्चों इसी डीएनए में जेनेटिक कोड के रूप में, जीन के रूप में इकट्ठे रहते हैं। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इनसाइड द डीएनए इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब जरा सोचिए ना कि आपके अंदर half of the chromosome is coming from your mother and half of the chromosome is coming from your father। यानी आपके अंदर आधी जो गुणसूत्र हैं, आधे गुणसूत्र वो माँ से आए और आधे पिता से आए, तभी तो आप एक परफेक्ट ब्लेंड हैं अपने माता पिता की। आपके अंदर दोनों के गुण लगभग बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, और वो गुण किस में होते हैं? डीएनए के अंदर। यानी जो अनुवांशिक गुण हैं वो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन के रूप में लिखे गए होते हैं, और वो सारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इसी कारण से बच्चों न्यूक्लियस को कहते हैं मास्टर कंट्रोल सेंटर। पूरी की पूरी सेल के जीवन काल में होने वाली हर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को गवर्न करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा हुआ डीएनए, जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, नॉर्मल स्टेट में, एट मेटाफेज स्टेट ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्रोमोसोम जैसा रूप बना लेते हैं। और यही जान लीजिए, इस न्यूक्लियस के अंदर स्थित इस पूरे क्रोमेटिन फाइबर को अथवा क्रोमोसोम को अथवा पूरे डीएनए को, या डीएनए में जितने जीन हैं, लगभग 35 से 40 हज़ार जीन होते हैं बच्चों ह्यूमन सेल में। हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे। उस टोटलिटी को हम जीनोम कहते हैं। तो एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है बच्चों, जीनोम। जीनोम क्या है? टोटलिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द सेल।
इनसाइड द न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक द्रव्य का पूरा कंटेंट क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छूट गई थी बताना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दूंगा मैं, जरा अभी जीनोम पढ़ ले। ठीक है बच्चों, जीनोम टोटल डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म is called as जीनोम। जीव के अंदर, लिख लीजिए, जीव के अंदर संपूर्ण डीएनए ही जीनोम कहलाता है, जिसमें जीवन काल में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं की क्रियाविधि, जिसमें जीवन में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं की क्रियाविधि सूचना के रूप में अंकित होती है। सूचना के रूप में अंकित होती है, इज कॉल्ड जीनोम, इन विच द इंफॉर्मेशन ऑफ all physiological activities which the information of all physiological activities are kept, जिसके अंदर जीवन काल में होने वाली समस्त फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की सूचनाएं रखी गई होती हैं या डिपॉजिटेड होती हैं। ये बात समझ में आ गई, जीनोम। अब जीनोम जब आपको समझ में आ गई बच्चों, तो एक चीज और जान लीजिए, जीनोम की स्टडी जीनोमिक्स में की जाती है। जीनोमिक्स, the branch of science in which the genome is studied is termed as genomics. लिख लीजिए, the branch of science in which the whole genome is studied is termed as genomics. इनफैक्ट होता क्या है बच्चे, अभी मैं सेंट्रल डोग्मा आपको बताऊंगा, शब्दों से डरिएगा मत, क्योंकि ये आपके शरीर में हो रहा है। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, आप ये जान लीजिए कि एक सेल, जैसे मान लीजिए स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो डिवाइड होकर के फीटस बनता है, फीटस पैदा होकर के इन्फेंट बच्चा बनता है, और वो बच्चा धीरे धीरे वयस्क होता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि मेटिकुलसली डिजाइंड सेल डिवीजन हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कुछ सेल दांत बना रहे हैं, कुछ सेल आंख बना रही हैं, कुछ सेल ब्रेन बना रहे हैं, कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं, कुछ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे सेंट्रल डोग्मा की। बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे थे जीनोमिक्स क्या है, जीन क्या है, और सेंट्रल डोग्मा पे हम जा रहे थे, और हमने आपको बताया था जीनोमिक्स की परिभाषा कि टोटलिटी ऑफ डीएनए और टोटलिटी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीनोम एंड स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स। तो चलिए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। पता नहीं क्यों छोटी छोटी परेशानियां ज़रूर आ जा रही हैं, इधर बीच टेक्निकल इश्यूज आ जा रहे हैं, इसलिए ये आप दो वीडियो मिला करके एक वीडियो आपके पास जाएगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। और आज से क्लास हम लोग शुरू कर देंगे, बीच में फिर मेरी क्लासेस बाधित होंगी, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग विद इन टाइम। सो लगे रहिए, और चलिए आज देखते हैं हम लोग कि
जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं और हर जीन कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है। हमारी बात यही चल रही थी कि एक सिंगल सेल कैसे पूरा एक वयस्क मनुष्य के रूप में परिवर्तित होता है और कैसे एक सिंगल सेल में सेल डिवीज़न होता है और हर सेल अपने अपने डेस्टिन्ड काम के लिए प्री डिस्पोज्ड होती है। कहने का मतलब है कि किसी को नाक बनाना है, किसी को आँख, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी को नर्वस सिस्टम, किसी को दांत बनाना है, किसी को बाल। तो ये सारे सेल के को जो कुछ भी बनाना है वो सारी सूचनाएं उसके जीनोम में जीन के रूप में होती हैं बच्चों। और मैंने एक बात और बताई थी कि हर जीन कोई ना कोई प्रोटीन कोड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जैसे इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास से स्रावित होता है और वो प्रोटीन भी है। तो वो तभी स्रावित होता है जब शरीर के अंदर शर्करा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन का स्रावण होता है और ब्लड में शुगर की मात्रा को वो नियंत्रित करता है। अगेन यहाँ भी देखिए, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी हम लोग जब आगे चलेंगे बच्चों तो हम हर चीज़ को आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी कि कैसे एक एक जीन इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए या हमारे पूरे जीवन काल में होने वाले मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए या मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये जीन असल में होते कैसे हैं। तो जीन को समझने के लिए आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो डीएनए का बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसी का छोटा भाई है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यही आनुवांशिक द्रव्य कहे जाते हैं बच्चों। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं जेनेटिक मटीरियल पे। जेनेटिक मटीरियल के रूप में न्यूक्लिक एसिड होती हैं बच्चों हमारे कोशिकाओं में, न्यूक्लिक एसिड, और पहला न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ज्यादातर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जनरल साइंस में आपने देखा होगा, उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, आनुवांशिक द्रव्य के रूप में, आनुवांशिक द्रव्य। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरएनए और डीएनए एक साथ। अगर किसी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए, कुछ वायरस, याद रखिएगा सारे वायरस नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और ऐसे वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं, रेट्रोवायरस। तो अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग जरा डीएनए के बारे में चलिए आइए पढ़ते हैं, क्योंकि आगे बायोटेक्नोलॉजी डीएनए से रिलेटेड है। तो बच्चों डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसकी पहली जो संरचना जिसने बताई पहली बार, उस व्यक्ति का नाम, दो व्यक्ति थे, वॉटसन और क्रिक। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई और बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स। ठीक है बच्चों, द्विगुणित हेलिक्स के रूप में डीएनए होता है। द्विगुणित किस तरह से होते हैं, किस तरह से दोनों स्ट्रैंड होते हैं, जरा आइए देखते हैं उसको। कुछ इस तरह से। और जो ये रीढ़ होती है बच्चों डीएनए की, जो ये आप स्पाइरल हेलिक्स देख रहे हैं, वो रीढ़ बनी होती है शुगर से, और शुगर का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है बच्चों, और डीऑक्सीराइबोज शुगर
कि ये बैकबोन फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से स्टेबलाइज्ड होती है। नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से ये स्टेबलाइज होती है। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडाइन होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिनको एडेनिन को ए से, थाइमिन को टी से, ग्वानिन को जी से और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री ये एक दूसरे के होते हैं, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइंट्स मैं लिखता जाता हूं ब्लैक बोर्ड पे, इसको फटाफट आप उतार लिया करिए, क्योंकि ये आपको वन लाइनर स्टेट पीसेस में या फिर किसी वनडे एग्जाम में जरूर काम आएगा, साथ ही साथ कभी कभी यूपीएससी में भी पूछ देता है। इसमें एक ऐसी सिमेट्री पाई जाती है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है बच्चों, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। इसको याद रखिएगा, एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहां मैंने 2 बॉन्ड बनाए हैं और यहां मैंने 3 बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये इनकी केमिस्ट्री के कारण है, जो कि आपके जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। तो कैसे बनता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसका पता वाटसन और क्रिक ने कैसे लगाया था, उस टेक्निक का नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये टेक्निक पूछी गई है यूपीपीसीएस में, इसलिए याद रखिएगा। और राजस्थान पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ साइंस बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक यूज़ करके वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया, डिड्यूस किया और बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स के रूप में स्पाइरल वे में रहता है, जिसका बैकबोन डीऑक्सीराइबोस शुगर के द्वारा, फॉस्फेट के द्वारा बनाया जाता है, और दोनों हेलिक्स एक दूसरे से नाइट्रोजनस बेस से जुड़े होते हैं। दोनों हेलिक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का रूल क्या है बच्चों? ए हमेशा टी से पेयर करेगा, जी हमेशा सी से पेयर करेगा। ए और टी यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और कैसे जुड़े रहते हैं ये देख लीजिए, ए ऑलवेज पेयर विथ टी, जी ऑलवेज पेयर विथ सी, सी ऑलवेज पेयर विथ जी, टी ऑलवेज पेयर विथ ए। और इस तरह से एक हेलिक्स के अंदर लगभग 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। और यहां से एक मेजर ग्रुप या एक माइनर ग्रुप के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब जरा आप बता सकते हैं कि 2 बेस पेयर के बीच दूरी क्या होगी? ऑब्वियसली 10 पेयर है 3.4, तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होगी 0.34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। ये सब याद रखा करिए आप लोग, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। ये वो पैमाने हैं बच्चों जो माइक्रोस्कोपिक स्केल पे यूज होते हैं। और मैक्रोस्कोपिक स्केल जैसे कि इंटर गैलेक्टिकल डिस्टेंस अगर नापना है तो उसके लिए लाइट ईयर है, पार्सेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में मैंने डिस्कस की थी। तो ये छोटे स्केल के पैमाने हैं और जो मैंने कहा वो बड़े स्केल के। तो हम लोग बात कर रहे थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की।
डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है नाइट्रोजनस बेस से, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी एक स्ट्रैंड पे AGCT होगा तो दूसरे स्ट्रैंड पे जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या कॉम्प्लीमेंट करता है? A को कॉम्प्लीमेंट करता है T, G को कॉम्प्लीमेंट करता है C। ठीक है बच्चों, और ये हेलिक्स की जो मोटाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अब जरा चलते हैं आगे बच्चों। डबल हेलिकल मॉडल हमने देख लिया, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। एक छोटी सी चीज अब बस ध्यान में आप रखिए कि आरएनए में जो शुगर होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है। ठीक है, राइबोज शुगर। और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। अब उसकी केमिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं, ये राइबोज शुगर है। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है बच्चे आरएनए में? ये जो थाइमीन है ना, थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, और आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो आरएनए भी यहीं खत्म कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड which has sugar, ribose sugar, and in place of thymine uracil is present. In place of thymine uracil is present. आरएनए में शर्करा, राइबोज शर्करा होती है, लिखते जाइए आप लोग, और थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आरएनए ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बच्चों, अब यहां शॉर्ट में जानते रहिए। मैसेंजर आरएनए मैसेंजर का कार्य करता है। जो भी सूचनाएं न्यूक्लियस से आनी होती हैं साइटोसॉल में, जहां प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है, वो सारी सूचनाएं मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में आती हैं। तो ये क्या काम करता है? ये इंफॉर्मेशन लाता है कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, स्पेशली राइबोसोम। ठीक है बच्चों, ट्रांसफर आरएनए क्या कार्य करता है? ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है, और जिस एमिनो एसिड की जरूरत होती है, एमिनो एसिड याद रखिएगा, एंड ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू टेम्पलेट ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप परेशान हो गए होंगे कि सर ने क्या कह दिया, अभी बताता हूं। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इतना सब कुछ बताने के बाद मुझे पक्का पता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे। थोड़ी देर के लिए आप यहां रुक जाओ और देखो कि आरएनए के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं। आरएनए के बारे में मैंने बताया कि ये राइबोज शुगर का बना होता है और इसमें थाइमीन के जगह यूरेसिल होता है। ये डीएनए से अंतर हो गया, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड।
समटाइम इट इज डबल स्ट्रैंडेड, उसके बारे में कंफ्यूज होने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। वन इज मैसेंजर आरएनए डिनोटेड बाय mRNA, सेकेंड वन इज ट्रांसफर आरएनए डिनोटेड बाय tRNA एंड थर्ड वन इज राइबोसोमल आरएनए। होता क्या है बच्चों, जब भी कभी प्रोटीन सिंथेसिस की बात होती है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कब होता है, जब कोई जीन एक्सप्रेस होता है। जीन कहाँ है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से जीन एक्सप्रेशन की बात आएगी तो जीन अपना इंफॉर्मेशन जिस रूप में राइबोसोम तक भेजता है वो होता है मैसेंजर आरएनए। जीन क्या करता है, जीन में कुछ सूचनाएं लिखी होती हैं ATGC वगैरह वगैरह करके। ATGC ये 4 बेस पेयर हैं, इन्हीं के परम्यूटेशन कम्बिनेशन से वहाँ सूचनाएं लिखी होती हैं जिन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं। और वो जेनेटिक कोड किसी न किसी अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन को कोड करता है। अब क्या होता है कि जब कोई जीन एक्सप्रेस होना होता है तो उसका मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है। वो मैसेंजर आरएनए आकर के राइबोसोम से अटैच हो जाता है, और जब राइबोसोम से वो अटैच हो जाता है तो उसके बाद ट्रांसफर आरएनए उसको पढ़ता है कि उस मैसेंजर आरएनए पे क्या क्या लिखा हुआ है, और जिस हिसाब से उस पे जेनेटिक कोड लिखे होते हैं वो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ले आके राइबोसोम को देता जाता है, और वहीं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इस प्रक्रिया को आइए देखते हैं कैसे होता है। मैंने बताया आपको डीएनए, यानी डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। ढेर सारे जीन डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब कभी जीन एक्सप्रेस करता है तो वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कैसे डीएनए आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, यही प्रक्रिया हम समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं हम लोग, डीएनए, इसमें है जीन, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। कैसे बनता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, इनको हम लोग जरा देखते हैं। डीएनए कहां है बच्चों, डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम या फिर इसको क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम या क्रोमैटिन कहां है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस कहां है, सेल के अंदर। ये हो गई सेल। अब क्या होता है बच्चों, सेल को पता चलता है कि हमें इंसुलिन बनाना है, और इंसुलिन वाला जीन जो है वो इसी डीएनए में है। तो ये डीएनए क्या करता है, इस पे जो इंफॉर्मेशन इंसुलिन बनाने की है वो मैसेंजर आरएनए के रूप में, मैसेंजर आरएनए के रूप में बना के इस मैसेंजर आरएनए को साइटोसॉल में भेज देता है। साइटोसॉल का मतलब कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, एक राइबोसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम। राइबोसोम से आकर के ये मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है, ठीक। राइबोसोम से आकर के ये मैसेंजर आरएनए अटैच होता है। क्यों अटैच होता है, क्योंकि राइबोसोम के पास ट्रांसफर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है, और यही प्रोसेस है कि ये आके अटैच होगा। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बच्चों, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, और उसके बाद मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। दिस इज प्रोटीन, मैं इसको हरे हरे से दिखा रहा हूं, दिस इज प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन। कैसे, बता रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं,
क्योंकि जो जीन एक्सप्रेस होने जा रहा है बच्चे, वो ठीक अपना ही ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए के रूप में बना देगा। जो सूचना, मतलब जीन के अंदर सूचना बेस पेयर जो नाइट्रोजनस बेस है उसी के रूप में होगी, और कुछ ना कुछ बेस पेयर का कॉम्बिनेशन कोई ना कोई अमीनो एसिड को कोड करता है। तो नंबर ऑफ जेनेटिक कोड विल बी देयर, तो वो कोड करेंगे कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो उस जीन पे सूचना के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसकी सूचना डीएनए के किसी जीन के पास है। अब वो जीन क्या करेगा, एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा। यानी आप ऐसे समझ लीजिए लेमैन लैंग्वेज में कि आपको घर में बनाने का मन किया छोले भटूरे, और रेसिपी माँ जी के पास है। माँ जी कौन हो गई? माँ जी हो गई जीन। माँ जी ने आपको रेसिपी लिख के दी, तो वो रेसिपी क्या होगी? वो रेसिपी हो गई मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसी पे तो सूचना लिखी गई है। कौन सा प्रोटीन बनाना है, डीएनए की सूचना मैसेंजर आरएनए पे लिखी गई है। यानी माँ जी ने लिख करके पुर्जा आपको पकड़ा दिया कि लो बेटा ये है रेसिपी, ये है आपका मैसेंजर आरएनए। आप मैसेंजर आरएनए लेकर के इस प्रक्रिया को आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन। माँ ने जो ट्रांसक्रिप्ट लिख के दिया दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब आप उसे लेकर के आते हो और किचन में, और ये है राइबोसोम आपका किचन। दिस इज जस्ट लाइक किचन। यहां ले आके रेसिपी को आप रख देते हो। कहां पे? प्लेटफॉर्म पे, किचन के प्लेटफॉर्म पे रख दिया। सेम हियर, मैसेंजर आरएनए गेट अटैच्ड विद द किचन ऑफ द सेल दैट इज राइबोसोम। यहां आके अटैच हो गया। अब आप रेसिपी पढ़ते हो और आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कहां है, तो आप पापा बगल में खड़े रहते हैं। पापा से कहते हो पापा छोले चने कहाँ हैं? तो पापा कहते हैं रुको मैं लाता हूं। तो चूंकि पहले लिखा है कि आप चने भिगो लो, यानी एक अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड आपके पापा हैं ट्रांसफर आरएनए। कोई बुरा ना माने, पापा ट्रांसफर आरएनए हैं, मम्मी की बात को काटेंगे नहीं, उनको तो काम करना है। तो यहां ट्रांसफर आरएनए डैड है। डैड से कहा गया, आपने कहा कि मां ने लिखा है पहले चने लाइए, तो पापा चने लेके आपको पहुंचा दिए यहां पे। फिर आपने कहा चने भिगाने हैं, क्योंकि अगली बारी में लिखा गया चना भिगाना, यानी अगला कुछ और अमीनो एसिड है। फिर ट्रांसफर आरएनए ले आके दूसरा अमीनो एसिड, ये पहला ये दूसरा। फिर आपने कहा कि प्याज काटना है, लहसुन काटना है, वगैरह वगैरह वगैरह। जितनी रेसिपी इस पे लिखी हुई थी आपने सब पढ़ पढ़ के किसको सुनाया? ट्रांसफर आरएनए को। कौन सुना रहा है? राइबोसोम सुना रहा है ट्रांसफर आरएनए को कि ये पढ़ो रेसिपी, यही प्रोटीन बनानी है। ट्रांसफर आरएनए फटाफट फटाफट अमीनो एसिड ले आके राइबोसोम को देता जा रहा है, चिपकाता जा रहा है, और पॉलीपेप्टाइड बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चे जब ये रेसिपी खत्म हो जाती है, ये पॉलीपेप्टाइड बन के तैयार हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन बन के तैयार हो गया। अब यहीं पे गोल्गी अपरेटस अपनी छोटी सी ट्रॉली वेसिकल लेके आता है, उस प्रोटीन को पैक करता है और ले जाकर के जहां उसे जाना है वहां ले जाके सिक्रीट कर देता है। तो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल in which gene expression takes place through transcription and then translation। ट्रांसलेट आप करते हो ना, बताते हो कि पापा ये चाहिए, ट्रांसफर आरएनए से कहते हो आप ये चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद बनता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन यूज हो जाता है। तो आप देख रहे हो बच्चे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन बनाया। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसी का नाम है सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल, जिसमें इन्वॉल्व है मैसेंजर आरएनए, जिसमें इन्वॉल्व है ट्रांसफर आरएनए, जिसमें इन्वॉल्व है राइबोसोम, और बन क्या रहा है? प्रोटीन। अब जरा सोचो, ब्रेन के पास सिग्नल गया कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है।
ब्रेन ने वो सिग्नल तुरंत भेजा किसके पास? पैंक्रियास के बीटा सेल के पास। भाई शुगर लेवल बढ़ा है, बीटा सेल में एक जीन है जो इंसुलिन बना सकता है। फिर बीटा सेल क्या करेगी? फटाफट उस जीन को एक्टिवेट करेगी कि चल तैयार हो जा और इंसुलिन बनाना है। वो जीन एक्टिवेट होगा और वो जीन बनाएगा अपना मैसेंजर आरएनए। बीटा सेल के न्यूक्लियस से निकलेगा मैसेंजर आरएनए, बीटा सेल के साइटोसॉल में घूमते घूमते आएगा राइबोसोम के पास, अटैच होगा, कहेगा इंसुलिन बनाओ। फिर राइबोसोम कहेगा इस पे जो सूचनाएं लिखी गई हैं इंसुलिन बनाने के लिए, उसके हिसाब से ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लाना शुरू करो। फटाफट ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लाएगा और वो सारे अमीनो एसिड जोड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, एंड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन, और वो इंसुलिन बन के तैयार। अब क्या होगा? गोल्गी अपरेटस का एक वेसिकल, उसमें आके वो इंसुलिन पैक होगा और पैक होने के बाद उसे सिक्रीट कर दिया जाएगा सेल के बाहर, और बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज सिंपल जीन एक्सप्रेशन। अब जरा सोचिए, एक सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होकर के कुछ सेल को कहा गया कि तुझे न्यूरॉन्स बनाने हैं। सेल में वो जीन होगा जो न्यूरॉन्स बना सकता है, उस जीन को एक्टिवेट किया गया होगा, उस जीन ने अपना मैसेंजर आरएनए बनाया होगा, मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर आया होगा, और सेल के अंदर जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से अटैच होगा तो वही प्रोटीन बनाएगा जो उसे न्यूरॉन बना सके। अब जरा ये सोच लीजिए, किसी सेल को कह दिया गया कि तुझे दांत बनाना है, डेंटिन, तो प्रोटीन का नाम डेंटिन है ना, तो दांत बनाना है आपको, वो सेल उसमें डेंटिन प्रोटीन बनना शुरू होगा। क्यों बनना शुरू होगा? बिकॉज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीथ गेट एक्सप्रेस्ड एंड दैट वेरी सेल चेंज्ड इनटू ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट मतलब ऐसे सेल जो कि दांत बना सकें। तो हर सेल का नाम होता है अलग अलग, वो तो बायोलॉजी में जाने की आवश्यकता नहीं है। बट आप सेंट्रल डोगमा को समझ पाए कि नहीं? अगर आप समझ गए हैं तो मेरी कोशिश फलीभूत हुई, और हम लोग आगे बायोटेक्नोलॉजी पे बात करते रहेंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।